हम क्या करते हैं कि क्लाइंट आपकी रिक्वेस्ट के सारी चीजें बताता है, वो एपीआई क्या करती है कि आपकी वो रिक्वेस्ट लेती है और कहाँ पे चली जाती है एपीआई सर्वर। एपीआई सर्वर बेसिकली वो चीज होती है जहाँ पे आपकी एपीआई सर्वर डिप्लॉय होती है, जहाँ पे आपने होस्ट किया होता है। जैसे कि अभी हम आपकी पूरी पूरी एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं वर्सल पे होस्ट करते हैं, तो वर्सल आपके पास क्या है क्लाउड सर्विस है। हो सकता है कि आपने बैकएंड जो है वो अलग से बनाया हो। अगर बैकएंड आपने अलग से बनाया तो मे बी आप वहाँ पे से जाके क्या कर रहे हो सर्च कर रहे हैं या अलग से आपने क्या किया होस्ट किया हो। तो आपने कहाँ कहीं भी अगर आपने अपना सर्वर डिप्लॉय किया हुआ है तो डिप्लॉय करने के बाद आप क्या करते हैं कि वहाँ पर रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर क्या करता है हमेशा रिस्पॉन्स करता है। क्लाइंट क्या करता है रिक्वेस्ट करता है, सर्वर हमेशा क्या करता है रिस्पॉन्स करता है। वो रिस्पॉन्स आपका फुलफिल भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है या पेंडिंग में भी जा सकता है। बेसिकली प्रॉमिस होता है। आप जब भी किसी चीज की क्लाइंट से सर्वर में आप जब भी किसी चीज की रिक्वेस्ट करते हैं बेसिकली वो एक प्रोमिस होता है, क्योंकि आपके वो चीज क्या होती है सर्वर पे डिपेंड हो रही होती है। तो बेशक क्लाइंट क्या करेगा रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर क्या करेगा उसे हमेशा रिस्पॉन्स करेगा। वो रिस्पॉन्स उसका फुलफिल भी हो सकता है कि आपने जिस चीज के लिए उसे रिक्वेस्ट की है वो उसे मिल गई है तो आपका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा फुलफिल हो जाएगा। अगर लेकिन वो चीज उसे नहीं मिली है तो आप क्या देगा, वो एरर दे देगा कि भाई जान ये एरर है, मेरे पास ये चीज नहीं है। अगर इन केस सर्वर आपका नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, सर्वर आपको पूछना सर्वर पे आप रिक्वेस्ट करें लेकिन सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही, तो वो क्या करेगा आपको 505 का एरर दे देगा, इंटरनल सर्वर एरर। आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा यहाँ पे आ रहा होता है इंटरनल सर्वर एरर। 500 की अगर सीरीज में एपीआई के जो रिस्पॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आपके पास 500 की सीरीज में 501 502 503 कुछ 504 भी, वो क्या होते हैं सर्वर के एरर होते हैं, इंटरनल सर्वर एरर है सर्वर के अंदर एरर। लेकिन अगर आपको रिस्पांस के अंदर स्टेटस मिले 401 402 403 404, वो होता है रिसोर्स नॉट फाउंड कम, या आपकी रिक्वेस्ट नहीं मिली या आपका जो प्रॉमिस नहीं आती, किसी भी किस्म का जो एरर होता है वो हमेशा 404 की सीरीज में आता है, 400 की सीरीज में आता है। लेकिन अगर आपका एपीआई रिस्पांस क्या करती है फुलफिल करती है, आपका जो रिस्पांस होता है वो 200 की सीरीज में आ रहा होता है। 200 200 01 200 201 202 या 204 तक भी आता है, लेकिन आपकी 200 की सीरीज में आपका रिस्पांस क्या हो रहा है नजर आ रहा है क्योंकि आपने एक चीज की रिक्वेस्ट की वो फुलफिल आपको रिसोर्स मिले, तो जो आपको रिस्पांस आएगा वो 200 से आएगा। तो समझ आ गई कि बेसिकली ये चीज करती है। अभी हम देखेंगे कि एपीएस कैसे आप करते हैं, कैसे काम करते हैं, एपीएस के एंड पॉइंट भी अभी हम देखेंगे। तो अभी हमने एंड पॉइंट की तरफ डिस्कस नहीं किए, लेकिन अगर किसी को भी ये अभी तक ये ना पता चला कि एपीएस किस लिए यूज करते हैं, क्लियर सबको एपीआई क्यों यूज करते हैं। एपीआई हमेशा क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन करवाने के लिए क्या करते हैं एपीआई यूज करते हैं। अब एपीआई के अंदर उसमें यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स लिखे हुए एपीआई सर्वर हम सारी चीजें से देखेंगे। लेकिन जो हमने अभी चीजें देखी है वो एप्लीकेशन के रेपो पे जाएंगे और एनालिसिस। जी ग्राफ में अगर जब आप क्वेरी करते हैं आपको सर्वर ही रिस्पॉन्सिबल कर रहा है। तो ग्राफ में अगर आप इसका रेस्ट एपीआई नहीं बनाते हैं तो आपको ओके। तो अभी हम यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है जिसे हम कहते हैं रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई आपके पास इनिशियली जब अभी हम रेस्ट एपीआई की बात करते हैं, लेकिन रेस्ट एपीआई से पहले आपके पास क्या होता था कि आपके पास एक ऑप्शन होती थी कि अगर आपने क्लाइंट से या सर्वर से डाटा मंगवाना है, तो अगर आप में से किसी लोगों ने एजेक्स का नाम सुना हो, किसी ने एजेक्स का नाम सुना हो, कितने लोगों को एजेक्स का होता है। बस मतलब देख रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं कि एजेक्स किसे कहते हैं। बेसिकली सबसे पहले जब हमारे पास HTML और हमारे पास सर्वर था या बैकएंड था, तो हम क्या करते थे कि आपके पास क्लाइंट और सर्वर के बीच जो कम्युनिकेशन थी वेब 2.0 में भी होती थी। हम क्या करते थे किसी न किसी वे से क्या करते थे कम्युनिकेट करते थे
राइट करवाते हैं तो हम सबसे पहले जो ज़्यादातर यूज़ करते थे एजेक्स को रिक्वेस्ट को यूज़ करते थे। बेसिकली एजेक्स भी आपकी नेक्स्ट एपीएस की तरह ही काम करती है कि आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेती थी और आपके सर्वर पे जाके क्या करते थे कम्युनिकेट करना। लेकिन उसका जो पैटर्न था या उसको जो राइट करने का वे था वो काफ़ी डिफिकल्ट। आपको उसके अंदर सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन एजेक्स जो होता है वो टोटली आपकी वनीला एचटीएमएल को कहते हैं ऐसी एप्लीकेशन जो कि प्योरली जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल में बनी है, किसी फ्रेमवर्क पे नहीं बनी है। वो ना लारावेल में बनी है, वो ना रेक्ट में बनी है, ना व्यू में बनी है, किसी पे भी नहीं बनी। प्लेन टोटल आपके पास एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट की जो एप्लीकेशन बनी होती है उसे कहते हैं वनीला एचटीएमएल की एप्लीकेशन कहते हैं। और वो सबसे मुश्किल होती है। उसके अंदर रीड राइट करवाना, डाटा को कैश करना या अपडेट करना काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक होता है और समझ भी कंटेंट नहीं आता। क्योंकि उसके बाद हम क्या करते हैं कभी भी मेरा तो एक्सपीरियंस इसके साथ खराब ही है। कभी भी आपको नहीं पता चलता कि आपने किस चीज़ को गेट करना है। आपको हमेशा उसके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट या डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्लास के साथ आपको इस तरह की कुछ चीज़ें अपने को भी काम करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए हैक्टिक हो गया। तो बाद में जैसे जैसे चीजें एंड पॉइंट आपके 12 हो जाएंगे तो आप उनके बाद हमारे पास क्या नहीं रेस्ट एपीएस क्या होती है कि आपके पास एक एंड पॉइंट डिफाइन होते हैं। आप कोई ना कोई एक एंड पॉइंट होता है, आप उस एंड पॉइंट को हिट करते हैं। एंड पॉइंट किसे कहते हैं? बेसिकली आपके राउट ही होता है। आपके अगर नेक्स्ट के एप्लीकेशन की बात करें तो आप क्या करते हैं ऐप के अंदर भी राउट बनाते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली यूआरएल चेंज करते हैं तो आप स्पेसिफिकली राउट पे जाके जो कंटेंट होता है आपको नजर आ रहा है। अगर आपने एप्लीकेशन के अंदर होम का पेज बनाया तो आपको कॉन्टैक्ट नजर आता है। अगर आपने कॉन्टैक्ट अस का राउट बनाया तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं आपको कॉन्टैक्ट अस पे ही क्या आता है राउट पे डाटा होता है जो कि आपने यूज किया था आपको नजर आता है। इसी तरह आपने अगर सर्विसेज का पेज बनाया तो सर्विसेज पे क्लिक करके आपको सर्विसेज पे ही डाटा नजर आता है। इसी तरह जो आपके पास रेस्ट एपीआई होती है वो आपके पास क्या होती है कि हमारे पास आते हैं इसको फॉलो करते हैं और इसके अंदर जो आप एप्लीकेशन बनाते हैं वो क्या करते हैं कि आप एंड पॉइंट डिफाइन करते हैं और एंड पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करते हैं मतलब रिक्वेस्ट करते हैं एंड पॉइंट आपका करता है रिस्पॉन्स करता है। अब आपके पास रेस्ट यहाँ पे रेस्ट एक जो कीवर्ड बोला जाता है वो आपके पास मोस्टली अगर आपको देखने को मिले एक होती है रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई में मतलब होती है प्री डिफाइंड आपने अपना एक आर्टिकल डिफाइन किया और आपने आर्टिकल को फॉलो किए और उसके अकॉर्डिंगली आपने अगर आपने एक राउट डिफाइन किया हुआ है तो हम कहते हैं कि कॉन्टैक्ट अस का या अगर आप गेट यूजर नेम आप जब भी गेट यूजर नेम को क्लिक करेंगे आपको हमेशा वही रिस्पांस मिलेगा जो भी आपने डिफाइन किया हुआ है। या आपके पास क्या होता है कि आपने पहले से प्री डिफाइंड की इसके एप्लीकेशन के एंड पॉइंट होते हैं आप डिफाइन करते हैं इसको डिफाइन किए होते हैं रेस्ट एपीआई के। दूसरा रेस्ट एपीआई जो है हमारे पास क्वेश्चन भी है वो हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ में आप ले सकते हैं ग्राफ पे आप रन टाइम फोटोग्राफी की क्वेरी लिखते हैं आपको किस तरह का डाटा चाहिए होती है आप वहां पे डिफाइन करने के लिए मुझे गेट यूजर अगर लेट्स सपोज से ये गेट यूजर की आपने एक एंड पॉइंट डिफाइन किया हो क्या कर रहा है कि यूजर का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ यूजर का नेम चाहिए था और उसकी ईमेल चाहिए थी। तो अगर आप ग्राफक्यूएल के साथ ये काम करें तो ग्राफक्यूएल के अंदर आप क्वेरी के अंदर बताते हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ यूजर का नेम और ईमेल चाहिए, बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे लिए क्या यूजलेस है। तो उसका क्या होता है उसका रिस्पांस क्या होता है फास्ट होता है आपके पास वो उसका डेफिनेटली डेटाबेस में सारी चीजें उठ के आना और सिर्फ दो चीजों का आना ज्यादा फास्ट है। एज कम्पेयर लगता है हमारे नैनो सेकंड से मिली सेकंड के डिफरेंस है लेकिन आपके पास क्या होती है ग्राफक्यूएल की एपीआई जो होती है वो हमेशा क्या होती है फास्ट होती है एज कम्पेयर टू रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई तो आपकी हमेशा स्लो होती है। तो आपके पास क्या होती है ग्राफक्यूएल की जो एपीआई होती है वो हमेशा फास्ट होती है। रेस्ट एपीआई आपकी एज कंपेयर टू ग्राफक्यूएल एपीआई से थोड़ी सी स्लो होती है। अब हम क्या करेंगे एपीआई को ओवरव्यू करेंगे। बेसिकली एपीआई हमारे पास होती है हमारे पास यहाँ पे आपका टॉपिक है वर्किंग एपीआई। यहाँ पे लिखा होगा कि विल बी सैंपल हमारे पास एक एपीआई का एंड पॉइंट बना हुआ है। हम उस एंड पॉइंट को क्या करेंगे हिट करेंगे और उस एंड पॉइंट को हिट करते हुए हम क्या करेंगे अपनी जो है वो एपीआई देखेंगे आप कैसे काम करते हैं। एपीआई को टेस्ट करने के लिए सबसे जो प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है सबसे पहले जो हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन बेसिकली आपका एपीआई को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आप कोई भी एपीआई नहीं इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हमेशा पोस्टमैन को क्या करते हैं यूज करते हैं।
तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आपने सबसे पहले पोस्टमैन को इंस्टॉल करना है और यहाँ पे पोस्टमैन आपकी अकॉर्डिंग टू आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका चाहे वो मैक है या विंडोज, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा। आपने जाना है यहाँ पे स्टेप 8 के अंदर, स्टेप 8 के अंदर लिखा हुआ है इन्वोकिंग एपीआई। इन्वोकिंग एपीआई के अंदर जाएंगे तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले स्टेप 0 इन्वोकिंग एपीआई में रेस्ट एपीआई, रेस्टफुल एपीआई। और आपने फर्स्ट लिंक पे क्या करना है, क्लिक करना है, वो आपके पास है डाउनलोड एंड इंस्टॉल द पोस्टमैन। आपने पोस्टमैन को डाउनलोड करना है और क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और ये आप क्या कर रहे होते हैं उसके साथ वॉइस भी नहीं आ रही। हाँ, वॉइस ही। तो नहीं हुई बात, क्या होगी, आ रहा है, क्या आ रहा है अभी। ओके, तो हम क्या करते हैं कि उसको यूज करते हैं पोस्टमैन को। कुछ लोग जो यूज करते हैं वो आपके पास क्या होता है कि आपके पास, हमारे पास जो होते हैं, आपके पास VS कोड के अंदर भी एक्सटेंशन कहते हैं थंडर क्लाइंट। अगर अपना VS कोड ओपन करें, कुछ लोग थंडर क्लाइंट को भी यूज कर रहे हैं। थंडर क्लाइंट होते हैं वो VS कोड के लिए अंदर इंटीग्रेटेड एक्सटेंशन होती है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज नहीं करना तो मोस्टली जो करते हैं पोस्टमैन को यूज करते हैं, थंडर क्लाइंट हम यूज नहीं करते। लेकिन अगर आपने थंडर क्लाइंट भी यूज करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने एक्सटेंशंस पे जाना है, आपकी एक्सटेंशंस की जो यहाँ पे है, और यहाँ पे आपने लिखना है थंडर क्लाइंट। थंडर, और यहाँ पे आपके पास वो आ जाएगा क्लाइंट। तो थंडर क्लाइंट बेसिकली क्या होता है, और ये रहा आपके पास। कुछ लोग ये क्या कर रहे थे, VS कोड के अंदर भी थंडर क्लाइंट को यूज कर लेते हैं, सेम एज इट इज आपका वही काम कर रहा होता है जो कि आपका एक पोस्टमैन कर रहा होता है। लेकिन पोस्टमैन क्या होता है, एक्सटेंडेड है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हम पोस्टमैन के ऊपर आपकी जितनी भी एपीआई होती है, हम सारी की सारी पोस्टमैन के ऊपर ही टेस्ट करते हैं। आपने कोई भी एपीआई नहीं, आप हमेशा से पोस्टमैन पे टेस्ट करते हैं कि इसका क्या रिस्पांस आएगा, क्या ये रिस्पांस सही दे भी रही है या रिस्पांस सही दे भी नहीं रही। तो आप उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, टेस्ट करते थे अपने ही अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले आपने अपने पोस्टमैन को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कोई भी चिप है, आपके पास इंटेल की चिप है या आपके पास मैक की चिप है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप पोस्टमैन को क्या डाउनलोड करेंगे। और जैसे ही आप पोस्टमैन को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक यूजर इंटरफेस नजर आएगा जिस पे लिखा होगा साइन अप। और आप उसे गूगल के साथ, अपना जो भी आपका गूगल का अकाउंट है, आप उसके साथ क्या करेंगे, उसे साइन अप करेंगे। क्योंकि मैंने गूगल के अकाउंट के साथ क्या करना है, साइन अप करना है। और उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, इसका काम करना है। मेरे पास साइन इन की ऑप्शन नहीं आएगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, तो मेरे पास साइन इन की ऑप्शन नहीं आएगी। मेरे पास उसकी कंट्रोलर्स की आपके पास आएगी, जो कि आपको नजर आ रही होती है। मैं एक डिफरेंट एपीआई को कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे टेस्ट निकाल रही होती है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, ये वाली ऑप्शन आएगी जब फर्स्ट टाइम अगर आपने पोस्टमैन को क्या किया, ओपन किया। अगर आपने फर्स्ट टाइम पोस्टमैन को ओपन किया तो यहाँ से आपसे पूछेगा क्रिएट अ फ्री अकाउंट, या आप क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। अगर आप लोगों का पोस्टमैन पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप क्या करेंगे, क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपका पोस्टमैन पे अकाउंट बना हुआ है तो आप क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। तो मेरा क्योंकि अकाउंट बना हुआ है, मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा। ये क्या करेगा, पोस्टमैन की जो एप्लीकेशन है मुझे ले जाएगी अपनी एक वेब के ऊपर। आपने क्या कहते हैं कि यूजर इंटरफेस की तरफ, जहाँ पे मुझसे जाके पूछेगा कि आपने साइन इन करना है तो आपने किसके साथ साइन इन करना है, आपने साइन इन विद गूगल करना है या आपने साइन इन विद एसएसओ करना है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा गूगल के साथ ही जो चीजें होती हैं आप वही क्या करते हैं, सेव करते हैं। मैंने कभी एसएसओ यूज नहीं किया। तो साइन इन विद गूगल, मैं गूगल के साथ साइन इन करूंगा। जितने भी आपके गूगल के अकाउंट्स हैं, आप अपना गूगल का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे।
और उसके बाद क्या करेंगे, इसे कंटिन्यू कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपकी ऑथेंटिकेशन आपकी फुलफिल होती है, वो आपको क्या करेगा, बैक टू आपके पोस्टमैन पे क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। ये आपके पास ऑप्शन आई कि भाई आप क्या करें, साइन इन हो चुके हो और यहाँ पे कह रहे हैं ट्रैवल अबाउट जहाँ पे चाहिए हो, और अब क्या करेंगे, ओपन पोस्टमैन करेंगे तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, इसके अंदर साइन इन हो जाएगा। अब साइन इन करने से आपके पास बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप कहीं पे भी कहीं पे भी अगर आप काम कर रहे हैं या कहीं भी चीजें काम कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि अगर आपने एक जगह काम किया है तो आप कहीं दूसरी जगह पे जाके साइन इन करें तो आपको सारा का सारा काम क्या मिलेगा, एक केस सारी की सारी सीख मिलेगी। ये वही वाला हिसाब है, अगर आप एक गूगल अकाउंट में लॉगिन करते हैं और किसी दूसरे मोबाइल पे अगर आप लॉगिन करें तो आपको सारे के सारे कॉन्टैक्ट से सारी चीजें जो कि आपको गूगल अकाउंट में जो पड़ी होती है आपको ऑटोमेटिकली क्या होती है, बैकअप हो जाती है। इसी तरह जब आप साइन इन करते हैं, साइन इन करने के बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप क्या करते हैं, जितना भी आप यहाँ पे काम करेंगे वो आपका क्या होगा, सिंक होगा। और इन केस अगर आप किसी दूसरे लैपटॉप के ऊपर या किसी दूसरे अकाउंट में जाके लॉगिन करते हैं, जो भी आपने काम किया वो सारे के सारे आपको नजर आ रहा होगा।